मित्रों नमस्कार, मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर अपने चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस पर आपके साथ हूं। आशा करता हूं ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़िंदगी में मज़े ले रहे होंगे। आइए आज एक बार मैं जीव विज्ञान के नए सेशन के साथ में हूं, जहां पर जो जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं मित्रों, उसके साथ हाजिर हूँ। आप इस सेशन में अंत तक बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आइए शुरुआत करते हैं। जंतु विज्ञान के बारे में पहला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जंतु विज्ञान के बारे में जो अध्ययन होता है वो जूलॉजी होता है, याद रखिएगा। और अरस्तु ने जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी इंग्लिश में कहते हैं मित्रों, ये भी याद रखना है आपको कि बॉटनी को इंग्लिश में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। कई बार इनमें से कहा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वनस्पति विज्ञान इनमें से किसे कहते हैं, और ऑप्शन में आपको हिंदी में लिखेगा बॉटनी जूलॉजी ना, तो आपको ध्यान रखना है थियोफ्रेस्टस है ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से संबंधित बात है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है, ये भी याद रखिएगा। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लगातार बोल रहा हूँ मित्रों, ये लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लेमार्क और ट्रेवेनेस ने किया था, ये चीज़ याद रखना है आपको। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु के बारे में बताऊं कि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खगोलविद के रूप में भी जाने जाते हैं अरस्तु, जीव विज्ञान के बारे में भी जाने जाते हैं अरस्तु। इतिहास को लेकर के भी इनका नाम बड़ा परिचित है, तो आप इनके बारे में भी जानिएगा। तो अरस्तु कई क्षेत्रों में जाने जाते हैं, तो इनके बारे में जानिएगा। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है वो जीव विज्ञान के जनक के रूप में है। स्कर्वी आंवला स्कर्वी रोग के लिए बड़ा उपयोगी है। स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी से याद रखिए CS ना, इस तरीके से कांटेक्ट रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और आंवलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब आंवले के सेवन से स्कर्वी से मुक्ति पाई जा सकती है। एड्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपका विषाणु। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो एड्स का पूरा ना पूछ करके पूछेगा कि एड्स में डी का क्या मतलब होता है, या डी स्टैंड फॉर डी किस लिए आता है, तो याद रखिएगा डी डिफिशियंसी को लेकर के आएगा। फुल फॉर्म इसका क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे, पुष्पों से संबंधित अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते इस बात को। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी जो अवयव है वो वर्णकीलवक कहा जाता है, याद रखिएगा। हैजा किसके कारण होता है, ये जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। हैजा जीवाणु जनित रोग है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन में। मित्रों अगर हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं। तपेदिक का कारण बैक्टीरिया है मित्रों। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सबसे पहले खुराना ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। इनके नाम के बारे में शायद हरगोविंद खुराना, सही कह रहे हैं। HG खुराना भी कहीं नज़र आएगा, तो यहाँ खुराना तो लिखा है, लेकिन वो फुल नाम जो उनका है वो HG लिखा जाता है, HG खुराना, जिन्हें हरगोविंद खुराना भी कहा जाता है। DNA का संश्लेषण किया था, मतलब DNA की जानकारी इन्होंने प्रयोगशाला में प्राप्त की थी, ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन आपको पता है जेनेटिक, अनुवांशिकता से संबंधित बात है ये। तो जीन से ही अनुवांशिक का लक्षणों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जोहानसन ने किया था। एक प्रश्न मित्रों ऐसा पूछा गया था कि इनमें से किस माध्यम की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवों के जो एक उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, स्थानांतरित होती है। तो याद रखिएगा जीन है, जीन के माध्यम से ही जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, तो ये वाटसन है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वाटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा। अनुवांशिकता का मतलब आप समझ लीजिए मित्रों क्या है। अनुवांशिकता का सीधा मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों का ट्रांसफ़र होना ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण होना। गुणों में मैं एक अच्छी बात ही नहीं कह रहा हूँ, बुराई भी है, शरीर की हाइट भी है, कलर भी है, मेंटल पावर भी है ना, ये अनुवांशिक लक्षण होते हैं। क्लियर हो रही है बात जी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं मित्रों। DNA के द्वि हेलिक्स
प्रारूप का प्रस्तावित किसने किया था? द्वि हेलिक्स का मतलब क्या है? ये द्वि संरचना, याद रखिएगा। डीएनए जो है दो तरीके की संरचना कुछ इस तरीके से पाई जाती है, लंबी सी, ठीक है ना। इस तरीके की जो संरचना डीएनए की है, जिसे द्वि हेलिक्स प्रारूप कहा जाता है, इसके बारे में वाटसन और क्रिक ने खोज की थी। याद रखिएगा, द्वि संरचना होता है, दो तरीके की संरचनाएं डीएनए में पाई जाती हैं और इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की शैली कहा जाता है लाइसोसोम। याद रखिएगा, लाइसोसोम एक तरीके का थैला होता है। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये थैला फटता है, इसीलिए लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और कोशिका की नहीं, ये तो यहाँ पे कोई लिख दिया गया कोशिका की आत्महत्या की थैली। कई बार सीधा प्रश्न पूछता है मानव की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तब भी आप लाइसोसोम लगाइए। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसे जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, सॉरी, याद रखिएगा। 80% या 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाता है। जल, याद रखिएगा, जल आपको पता ही है, मैक्सिमम मात्रा हमारी बॉडी में जल का है और कोशिकाओं में भी 80% जल पाया जाता है। अगर हम देखें हमारा शरीर क्या है, कुछ नहीं है, कोशिकाओं का एक जमाव है, एक जमावड़ा है कोशिकाओं का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? याद रखिएगा, पादप कोशिका और पशु कोशिका। पादप से संबंधित मित्रों पेड़ पौधों से है, याद रखिएगा। कई बार पादप से लोग जानवरों को समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें पादप जो होता है वो पेड़ पौधे होते हैं, और पशु कोशिका में क्या अंतर होता है? तो याद रखिएगा, जो पादप कोशिका होती है और पशु कोशिका होती है, उन दोनों में कोशिका भित्ति का अंतर होता है। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जबकि पशुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गाल्जी काय का प्रमुख कार्य अस्त्रावी है। मतलब अस्त्रावी का मतलब बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो बॉडी से, हार्मोन्स जो होते हैं, सॉरी मैं हार्मोन की बात करूंगा और एंजाइम की बात करूंगा, ये बॉडी से स्त्रावित होते हैं, इनका सिक्रेशन होता है, एंजाइम सिक्रीट होता है मित्रों, तो डाइजेशन की प्रक्रिया में काम आता है। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी चीज़ें जो अस्त्रावित होती हैं वो गाल्जी काय के कारण ही होती हैं मानव शरीर के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? याद रखिएगा, पौधों के अंदर जो पानी ऊपर तक जाता है जड़ों के माध्यम से, वो याद रखिएगा वो जाइलम के द्वारा जाता है। एक चीज़ यहीं आपको मैं बता दूं, ये तो पानी जाता है, लेकिन खनिज पदार्थ जो पेड़ों में पत्तियों तक पहुंचता है, उनके तनों तक पहुंचता है, तो जाइलम से जुड़ा हुआ एक वर्ड फाइलम है, याद रखिएगा। फाइलम वर्ड जो होता है, फाइलम के माध्यम से पौधे अपना भोजन अपनी अन्य शाखाओं तक पहुंचाते हैं। तो फाइलम खनिज लवणों का एक स्थानांतरित करता है, जबकि जाइलम क्या करता है? पानी पहुंचाता है पौधों में। दूसरी बात हम कर रहे हैं, धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? पत्ते और सूखे फल, याद रखिएगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। पता है आपको, जेट्रोफा एक बहुत पौधा होता है, लेकिन लंबा होता है, बहुत मुलायम होता है। गाँव में या खेतों में, याद रखिएगा, उनके जैव ईंधन तो पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक खाद्य के रूप में भी खेतों में लगाया जाता है, और बड़ा होने पे क्या किया जाता है, इसके ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर दी जाती है, तो वो पेड़ सड़ करके खाद बन जाता है और मिट्टी को उर्वरा शक्ति भी प्रदान करती है। तो जेट्रोफा दो तरीके से काम आता है, एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जाते जाते जैव ईंधन लोग कहते हैं कि नेचुरल पेट्रोलियम यहाँ से पाया जा सकता है, ठीक है। किस पादप को शकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शकीय भारत के डॉक्टर कहने का सीधा मतलब है आंवला है। आंवला कहीं ना कहीं प्रत्येक रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा अगर किसी में पाई जाती है तो आंवला है। और विटामिन सी के बारे में एक चीज़ मैं बताऊं, सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जो आपके यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर आ सकता है। दूसरा विटामिन अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो उसका सिक्रेशन शरीर के बाहर नहीं हो सकता, लेकिन विटामिन सी एक ऐसा है, विटामिन सी एक ऐसा आपको विटामिन मिलेगा जो आपके यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर भी आता है, ठीक है। बायां धमनी चाव इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। याद रखिएगा मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो, हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं, अपनी सजेशन जरूर दें। मैं शिवेंद्र पांडे लगातार आप सभी लोगों के साथ अपने चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस पर लगातार आपके एग्जाम के लिए मैं भी समर्पित हूँ आपकी तरह ही। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, याद रखिएगा, लिटमस जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। किस फसल में एंजोला एबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ये चावल है। चिलगाजी
किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभार, इन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन मित्रों जो है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता के बारे में है, स्थिरता के बारे में है। तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता याद रखिएगा उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? याद रखिएगा मानव गतिविधियाँ। याद रखिएगा कहीं ना कहीं हम देखें चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, मानव ही प्रकृति की एक जो विरासत है उसको बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संतुलन को तय करना है, प्राकृतिक संतुलन की जिम्मेदारी भी मानव को है। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल। मैंने आपको बताया सुंदरवन का एक बड़ा डेल्टा, एक बड़ा मैदानी भाग है जहाँ पर बहुत लंबी क्षेत्रफल में वन मौजूद है, जो सुंदरवन के डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं तो मेघना बन जाती है और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वह वर्णक जो वनस्पतियों को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, याद रखिएगा वो वर्णक जो है वो आपका है फाइकोसाइनिन है। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फाइकोसाइनिन ये आपको बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में। याद रखिएगा जहाँ पे गर्मी और वर्षा लगातार होगी तो कहीं ना कहीं जैव विविधताएं तो होंगी ही, क्योंकि जैव को फूलने फलने के लिए एक तरीके का मौसम व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए वहाँ पे जैव विविधताएं ज़्यादा पाई जाएंगी। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा जैव भूवैज्ञानिक चक्र कहा जाता है, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो मित्रों आज के लिए इस सेशन में इतना ही। जीव विज्ञान के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं शिवेंद्र पांडे फिर मिलूंगा आपसे। याद रखिएगा एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।